नेक्स्ट टॉपिक डालो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। हाँ, साइक्लिक या साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्लियर? चलिए, सबसे पहले साइक्लिक किसको कहेंगे सुनिएगा। कोई ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, क्या हो जाएगा लाइन से, इधर ध्यान दे, जिसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी लैग्रांजियन में हो बट खुद गायब हो। क्या समझे? जैसे आर और आर डॉट है, भाई कोई कोऑर्डिनेट है उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को अपन आर है तो आर डॉट बोल देंगे, थीटा है तो थीटा डॉट बोल देंगे, फाई है तो फाई डॉट बोल देंगे। वेलोसिटी तो लैग्रांजियन में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, बट खुद कोऑर्डिनेट गायब है। लाइक फाई डॉट हो वहां पे, फाई ना हो, थीटा डॉट हो, थीटा ना हो, आर डॉट हो, आर ना हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक बोल देंगे। सिंपल सी चीज है, देख के लैग्रांजियन की शक्ल देख के समझ में आ जाएगा कौन है कौन नहीं है। हाँ या ना? अच्छा, जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होगा उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटा, मैंने क्या बोला है, मोमेंटम नहीं बोला, मोमेंटा। मोमेंटा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अभी लीनियर मोमेंटम नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट थीटा हुआ तो करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा है उसको पी थीटा बोला जाता है, और अगर एंगल होता है तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर है? तो वो आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटा कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी कि ड्यूरिंग द मोशन कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, दो डाल दो। साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोले तो द कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट, छोटा से छोटा लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी बी प्रेजेंट इन द लैग्रांजियन बट द कोऑर्डिनेट इटसेल्फ बी absent। वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग दो कोऑर्डिनेट बी अवेलेबल, या बी देयर ज्यादा सही है ना, बी देयर presented in Lagrangian but coordinate itself be absent, then it will be called as cyclic coordinate। but coordinate itself be absent। ठीक है, और the corresponding momenta will be constant of motion, that is conserved during motion, that is conserved during motion। the corresponding momenta will be constant of motion or conserved during motion, corresponding to a cyclic coordinate। और ये साइक्लिक आएगा ना, करस्पॉन्डिंग दोबारा थोड़ी आएगा, और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट। बात समझ गया? लिखने में तो थोड़ा लंबा जा रहा है, बात सीधी भेजे में जानी चाहिए। कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी वहां पर है बट कोऑर्डिनेट खुद गायब है। ठीक है, उल्टा हो तो कोऑर्डिनेट खुद और वेलोसिटी गायब हो तो नहीं है, तो साइक्लिक डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ तभी है जब ये चीज हो। ठीक है, लाइक लैग्रांजियन सिर्फ ऐसा हो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स क्या हो गया, लैग्रांजियन सिर्फ इतना सही है तो एक्स क्या हो गया, साइक्लिक। भाई वेलोसिटी तो में है ही नहीं ना, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, वेलोसिटी है लेकिन कोऑर्डिनेट खुद तो है ही नहीं, तो एक्स क्या है, साइक्लिक है।
और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी एक्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा। और भी लिख सकता हूं मैं, हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर। तो एक्स वाई और जेड तीनों साइक्लिक है, और फिर कौन कौन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों ही कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेंगे। हाँ या ना। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी अलग तरीके से बात करता हूँ, जरूर नहीं है करना बट फिर भी करता हूँ एक बार के लिए। ये लैग्रांजन किसका है अगर पूछे तो कोई आपसे, एक फ्री पार्टिकल का। जस्ट काइनेटिक एनर्जी तो लिखी हुई है, नो पोटेंशियल, नो पोटेंशियल मीन्स व्हाट, फ्री पार्टिकल। भाई किसी, नो पोटेंशियल मतलब नो फोर्स, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एकदम फ्री है, आइसोलेटेड फ्री पार्टिकल है। तो आपको ध्यान होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, बेटा इधर ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम किसका कंजर्व रहता था, एक फ्री पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जैसे जा रहा है वैसे चला जाएगा, सब तरीके से वो चीज निकल के आएगी। भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आपने मोशन छेड़ा ही नहीं है ना, मोशन जैसे हो रही है वैसे होएगी। तो अगर ऐसे जा रहा था तो जाएगा जाएगा जाता रहेगा, कौन छेड़ रहा है उसको, एंगुलर वो सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये चीज इधर से भी निकल के आ रही है, इधर से भी निकल के आ रही है। और थोड़ा सा निकट भविष्य में अपन एक और एंगल से बात करेंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगा, अभी वैसे इतना ही, साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक और चीज है, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंगल हो तो जो करस्पॉन्डिंग मोमेंट है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो डायमेंशन है वो लेंथ हो तो जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटा है उसको हम लीनियर मोमेंटा बोलते हैं। ठीक है, वो बात ओबियस है, वो पहले भी लिखवा चुका हूँ अगर आपको याद हो तो, जब आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताया था उस टाइम बताया था कि अगर थीटा एंगल हुआ तो पी थीटा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अभी नहीं लिखो ना, रहने दो। ठीक है, अच्छा और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल यार, वो क्वेश्चन आएगा तो अपने आप दिख जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए हटाइए इसको। नेक्स्ट, ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल ऐसा हो, मैं अभी के लिए एक ही कोऑर्डिनेट पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल ऐसा हो, एक्स वाई जेड बोलना पड़ेगा क्या, हाँ एक्स वाई जेड, अभी के लिए दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तीसरा भी हो सकता है, मैं उस पर आऊंगा बाद में, अभी एक बार के लिए दो पे समझे आप। अगर आपका पोटेंशियल है वो इस तरीके से हो, सम कांस्टेंट, सम अनदर कांस्टेंट, ये ठीक है, प्लस माइनस ये कुछ भी हो वो देख लेंगे बाद में, अभी के लिए ऐसा। देन एक्स से पी एक्स बना लो, वाई से पी वाई बना लो, बीटा भाई साहब को इधर भेज दो, अल्फा भाई साहब को इधर भेज दो। ठीक है, और बीच में साइन कर दो माइनस, देन दिस थिंग। और अगर मैं इसके एक और माइनस लगाऊं, माइनस और लगाऊं, तो अल्फा पी वाई प्लस हो जाएगा और ये माइनस का बीटा पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस ऑफ दिस थिंग बीटा पी एक्स माइनस अल्फा पी वाई। देखो कोई चीज कांस्टेंट ऑफ मोशन रहती है तो उसका माइनस भी तो कांस्टेंट ऑफ मोशन हुआ, कोई चीज दो है और उसका माइनस, मैं बोलूँ कि एल एक्स कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू दो है, तो माइनस एल एक्स भी तो कॉन्स्टेंट ही हुआ, माइनस लगाने से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो वो ये वाली बात है। ठीक है, तो ओरिजिनली तो आप इसको याद रख सकते हो, इसका माइनस रहेगा, या इसका तुम स्क्वायर कर दो। अब कोई कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना चाचा, दो है, कोई दो का स्क्वायर करोगे चार आ जाएगा, हाँ है ना। तो इसका एल एन लगा दो, एल एन ऑफ दिस स्टफ, ये जो भी लिखा हुआ है वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ई की पावर में लगा दो, वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। भाई ओरिजिनल चीज अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी तो बाकी तो ये कुछ भी आइटम बना लो, साइन बना लो, एक्सपोनेंशियल बना लो, एलन बना लो, व्हाटएवर, कोई भी फंक्शन हो उसका वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। बात समझ में आ रही ना। तो ट्रिक तो बस इतनी सी है, काम की जो बात है वो ये है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा। ट्रिक समझ में आई। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। देखो इसको हाईलाइट कर देना, ऐसे हाईलाइट कर लेना। ठीक है, याद रखनी है,
क्वेश्चन बन जाएंगे आपके चट 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 चट। अच्छा, फिर एक जनरल प्रोसीजर पे भी आएंगे कि जनरल प्रोसीजर क्या कहता है कि कैसे कंजर्वेशन देखना होता है किसी क्वांटिटी का। इसको ये आ गया, बाई चांस आपको ये ट्रिक नहीं पता थी और ये लिखा आ गया कि भाई ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उस पर लेटर ऑन आएंगे। अभी एक बार ट्रिक पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपका पोटेंशियल ऐसा हो, वी ऑफ एक्स वाई जेड ऐसा हो, 2x माइनस 3y प्लस 4z लेट, ऐसा कुछ पोटेंशियल हो, तो अब मुझे बताइए कि कंजर्व क्वांटिटी क्या क्या है। सबसे पहले तो इन दो के पेयर से सोच लो, फिर इन दो के पेयर से सोच लो, और फिर इन दो के पेयर से सोच लो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हैं वो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेंगे। क्लियर है भाई? आपको ट्रिक ये लिखवाई है ना कि अगर ऐसा हो, साथ में यहां कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है। अगर मैं फिर यहाँ पे जेड लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पूरा डालो, यहाँ पे जेड लगाओ, यहाँ पे प्लस एफ ऑफ जेड लगाओ। आपको सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से मतलब था उस टाइम। डालो ऊपर डालो, और एफ ऑफ जेड हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है और जीरो हो सकता है, ये चीज भी डालो यहाँ पे। ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही इस पोजीशन पे ये तीन चीज हो सकती है, तब भी आपका ये चीज होल्ड करेगा जो भी आपने ट्रिक सीखी है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे बताओ, इन दो के कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या आ रहा है, मैं इसको इधर लिखा रहा हूं। तीन एक्स की जगह पी एक्स बना लिया, इसकी जगह पी वाई बना लिया, -3 को यहां लिया है, -3 सोचो उसको, और 2 को यहां लिया है और बीच में लगा दिया एक माइनस, और माइनस यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक और माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, और इसका माइनस भी, इसका माइनस भी मतलब 3px और +2py। आप देखो, अगर इसको क्या बोलते हैं, इधर ले आते इसका माइनस कर देते तो भी चल जाता, किसी एक पे माइनस लगाना पड़ता है, बीच में लगाने वाला याद रख लो। इसका इधर ले आते माइनस कर दे तो 3px बनता, तो 3 को इधर लाया ना बस, 3px बनता, और ये 2py बनाता, वो एक ही बात हुई, ठीक है। अच्छा, इन दो की कॉम्बिनेशन से क्या निकल के आ रहा है, y की जगह py, z की जगह pz। ये 4 को इधर लाओ माइनस के साथ में, -3 एज इट इज ले जाओ, नहीं -3 को, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 4 को इधर लिया तो माइनस लगा दिया, माइनस कहीं भी लगा सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको थोड़ी देर के लिए ताकि आप रेडी रहो। जेड की जगह पी जेड, वापस सुनिए, जेड की जगह पी जेड और वाई की जगह पी वाई। अब एक ऑप्शन ये है कि 4 को इधर लिया है, ठीक है, और -3 को उधर ले गए तो बीच में एक माइनस और लगा देंगे तो ये हो गया, ठीक है। एक और मैं क्या लिख रहा था कि वाई की जगह पी वाई, जेड की जगह पी जेड, 4 को इधर ले आऊं तो माइनस लगा दूं, ठीक है, और -3 को एज इट इज ले जाऊं, किसी एक के साथ माइनस लगाना है, किसी एक के साथ माइनस लगाना है। उससे क्या मतलब हुआ भाई, इसके मैं माइनस लगाऊंगा तो वही तो बात हुई ना, बीच में आप माइनस कर रहे थे, बाहर माइनस लगाओगे तो वो माइनस उल्टा पुल्टा हो गया ना। बात आ रही है समझ में? अब खुद ही देख लो ना, सही भी आया भाई, ये कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट है ना, इसका माइनस भी तो। आ रही बात समझ में? तो कांस्टेंट जब इधर उधर करते हो तो बीच में माइनस ले लो या फिर पहले माइनस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को तैयार होना है सही से। क्लियर? इन दो के उससे कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, 2x और ये है तो px लिख लिया, pz लिख लिया, 4 को इधर लाना है, चलो 4 का एस लिया है, 2 को उधर लेके जाना है तो इसमें माइनस लगा दो, या फिर 4 ला रहे थे तब माइनस लगा देते, तो px और pz वापस लिख रहा हूं, 4 को इधर ला रहे थे तो -4, और 2 को उधर ले जा रहे तो एस ले जाओ। वो वही बात होगी जो माइनस लगाने से होती है, किसी एक पे माइनस लगाना है बस, ठीक है। तो ये ऑल कॉम्बिनेशन विल बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, क्या क्या जो लिखे हुए हैं हमारे पास में, डालो इनको सही तरीके से डालना, थोड़ा सा सही तरीके से। खुद से बना बना के डालो ना वहां पे, फिर बाद में मैच करा लेना। 2 सेकंड का समय लगेगा लेकिन फिर समझ ही आ जाएगी बात।
ऑप्शन ये दिए हुए थे, ध्यान देंगे, ऑप्शन ये दिए हुए थे, तुम्हारी ट्रिक तो फेल हो गई, तुम्हारी ट्रिक तो फेल हो गई। क्यों? ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है उधर में, 3 का तो कॉम्बिनेशन पे बात ही नहीं हो रखी, हाँ है ना। अब सुनेंगे, थोड़े आराम से सुनेंगे। आपकी ये चीज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ये कंजर्व्ड क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। लेट ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। आप बताइए कि C1 अगर कांस्टेंट है और C2 भी एक कांस्टेंट है, तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा कि नहीं होगा? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक अनदर कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कोई भी कॉम्बिनेशन, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये अनदर कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अभी क्या कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब ये तो पहचानना बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये पहचानना बड़ा मुश्किल रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये क्या किया था, मैंने किया था -px है ना, तो इस चीज को और इस चीज को कंबाइन कर दिया। देखेंगे दोनों कंबाइन करेंगे तो x वाला तो -px हो गया और 2py और 2pz 2 बाहर ले लिया, तो इसका मतलब ये भी आंसर है आपका। आई बात समझ में? फिर 7px, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये भी तो कर सकता हूं। तो 7px -2pz प्लस 2py, ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। और -py और -4px -4py -4px, इन दो को कंबाइन कर दिया और माइनस ये वाला किया क्या? ये दोनों, अच्छा -4py, ये ऑप्शन गलत हो गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, -pz होना चाहिए था, ठीक है, तो -pz, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला नहीं है, वो किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन ये है कि ये भी हो जाए, पता नहीं कोई कॉम्बिनेशन आ जाए जिससे ये आ जाए, संकट है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपसे थोड़ा सा आपको जनरल प्रोसीजर आना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक हर बार काम करे आपकी उस वे में जिस वे में प्रोफेसर ने चाहा है, वो जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप एक बात और लिख सकते हैं कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विल ऑल्सो बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, या लीनियर भी जरूर नहीं है, सुनिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन जरूर नहीं है, स्क्वायर कर दूं भैया, 2c1 का स्क्वायर प्लस c2 भी तो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इज ऑल्सो ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। एनी कॉम्बिनेशन और फंक्शन में मैं ln वाली बात कर गया, समझ गए बात को? ln लगा दो, साइन लगा दो इनके, फंक्शन, एनी कॉम्बिनेशन और फंक्शन ऑफ दीज विल ऑल्सो बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये तो संकट हो गया यार, ट्रिक तो समझी लेकिन मजा नहीं है, फिर भी आपकी ट्रिक बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब फिर आपको जनरल प्रोसीजर आना चाहिए, हटा दो मैं ये सारा। जनरल प्रोसीजर टू सी दैट ए क्वांटिटी इज कंजर्व्ड और नॉट। प्रोसीजर टू सी द कंजर्वेशन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए डायनामिकल वेरिएबल भी बोल सकता हूं मैं, या फिर क्वांटिटी बोल सकता हूं, जैसे आपको समझ में आए, अपने लिए है ये टॉपिक। जनरल प्रोसीजर, जैसे भाई कोई डायनामिकल वेरिएबल दे दिया आपको ए, डायनामिकल वेरिएबल दे दिया ए, और ये पूछा कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है। कांस्टेंट ऑफ मोशन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? जो क्वांटिटी है वो ए है, अपन ये बोल रहे हैं कि वो क्वांटिटी है, वो कौन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो ए है। आप ए को थोड़ा सा गलत वे में ना समझे, कांस्टेंट जैसा ना समझे, ठीक है। जैसे पी एक्स पी वाई का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। जैसे चौथा ऑप्शन था ना, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ऐसे कोई चीज हो सकती है। तो क्वांटिटी ए है, अगर ये कांस्टेंट ऑफ मोशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जीरो होना चाहिए। अगर ये चीज जीरो हुई, बट टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इसका मतलब डी बाई डी टी क्या हुआ, जीरो, तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। अगर ये जीरो नहीं आया तो कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, बड़ा सिंपल है। जीरो है तो कांस्टेंट ऑफ मोशन, नॉन जीरो है, और कैसे लिखो इसको, अगर जीरो है और यहाँ पे नॉन जीरो है
तो जीरो है तो कांस्टेंट ऑफ मोशन, ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, और अगर नॉन जीरो है तो ए नॉट कांस्टेंट ऑफ मोशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप हाईलाइट कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में अदरवाइज ये चीजें छुप जाएंगी। बॉक्स अपन किस लिए बना रहे हैं, क्वेश्चंस के बीच में छुपे नहीं। अरे कॉमन सी बात है। अच्छा बात ये है इस चर्चा को चेक कैसे करेंगे, डी बाई डी टी देखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिएगा प्रोसीजर, अब सुनिएगा। स्टेप वन है राइट डी ए बाई डी टी, राइट डी ए बाई डी टी, इसको लिख लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। स्टेप टू है राइट लैग्रांजन, ये कहां से आ गया, आएगा अभी, राइट लैग्रांजन एंड ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस लिखूंगा मैं यहां पे, ज्यादा भी हो सकती है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड स्टेप थ्री, नाउ मेक यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन to see the dA by dt further, या to simplify the dA by dt further. Now make use of equations of motion to simplify dA by dt further. Simplify dA by dt further. फिर वो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा वो आप देख लेना, क्लियर है। कुल मिला के जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए या चेक करना हो तो सबसे पहले आप यही काम कर लो, एल लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो, चट कर लो बिना कुछ सोचे, ठीक है। और फिर उसका यूज करो इधर में। मैं कहूंगा कि पहला स्टेप यही करना चाहिए था, उसके बाद इसको लिख के और फिर चेक करना चाहिए था, ठीक है। तो चलते हैं अभी वही क्वेश्चन करते हैं जो पीछे था, ठीक है। उनके सारे ऑप्शंस को वापस देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, इफ वी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है क्या पोटेंशियल था आप मेरे को बताएंगे वो, 2x प्लस 4z, विच इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। इज और आर भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। इज और आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बताइए क्या क्या थे, मेरी बात समझ रहे हो ना। मैंने बता दिया आपको वो कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे बनाया तो आपने ढूंढ लिया था उस टाइम में, अदरवाइज क्या घंटा पता लग रहा है। हाँ ना बोलो भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। बताइए क्या था पहला ऑप्शन, मेरे को एक बार कॉपी दे दो बेटा आपकी, ये तो गलत बात है, तुमने लिखे नहीं। अरे भैया मैं यहाँ पे समझाता हूं ना तो वो आपके लिए ही होता है। ये रहा, तो एक काम करिए आप यहां से डाल लीजिए, अभी डाल लीजिए, और पहले भी डालना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी डाल लीजिए, पहले वाला बाद में डाल लीजिए घर जाके, क्योंकि ये हो तो जाएगा ही। समझाने की बोर्ड की हर चीज डालनी होती है, ठीक है। कर लीजिए कोई बात नहीं। मैं तो सोचा ऑनलाइन वाले रोते रहते हैं स्पीड के चक्कर में, तेज लिखवा देते हो आप, लिखा नहीं जाता फिर वीडियो नहीं डालते। आजकल ये संकट तो खत्म हो गया, वीडियो तुरंत आ जाता होगा सब पे। चलो बताइए, अपने को तीन ऑप्शन तो वैसे ही पता है, अपन चौथे ऑप्शन फोकस करें एक बार के लिए, है ना। चलो आई होप यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन था मेरा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। चलिए ये हमारा ए के जैसा है, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि सीधा लैग्रांजन लिख लो, और आपको ये देखना है एक बार के लिए, अपनी जरूरत पे फोकस कर लो कि मुझे इसका ये देखना है, ठीक है। इसको मुझे देखना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए लैग्रांजन लिखते हैं और उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको ऑब्टेन करते हैं, और फिर इस पे आएंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। उससे पहले आपको समझ नहीं आएगा कि ये लफड़ा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैग्रांजन क्या होगा, अब पोटेंशियल है वी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, वी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक
ठीक है, इसका मतलब मोशन 1D है, 2D है, 3D है। 3D है, चाचा एक्स वाई जेड की बात हो गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आप वैसे लिख सकते थे और कार्टेशियन में लिखनी है, क्यों भाई, पोटेंशियल की शक्ल देखना उधर जाके, कार्टेशियन में क्यों लिखनी है, हाँ है ना। पोटेंशियल को यहाँ पे इंसर्ट करा दो, -2x मतलब 2x - 3y + 4z था शायद, हो गया लैग्रांजन। लैग्रांजन में पोटेंशियल तो आपको पहले से दिया हुआ था, आपको लिखना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस सिस्टम में लिखनी थी, ऑब्वियसली कार्टेशियन में बेस्ट रहेगा अभी के लिए, हालांकि दूसरे में भी लिख सकते हैं अगर हम, वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ क्या पूछा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि LX बताइए, एक चौथा ऑप्शन और दे दूं कि LX बताइए या LZ बताइए, ऐसा कुछ दे देता, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि लेटर ऑन क्या करना है। अभी ऑप्शन करेंगे बाद में, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो एक बार यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, लैग्रांजन लिख लिया, कार्टेशियन में लिखना मेरे को उचित लगा, लिख लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन में अब देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर लूं भाई। उसमें एक बार लिख देता हूं कि डेल L ओवर डेल QI डॉट होता है, d/dt होता है, और माइनस डेल L ओवर डेल QI होता है, और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एक कोऑर्डिनेट के लिए, QI के लिए, बाकी सबके लिए ऐसे लिखी जाएगी। तो डेल L ओवर डेल x डॉट करिए आप, x डॉट कर लो एक बार के लिए, तो x डॉट करेंगे तो इसका 2x डॉट हो जाएगा बस, 2x डॉट से ये 2 से 2 कट जाएगा तो mx डॉट आ जाएगा। एक बार और करना है तो mx डबल डॉट हो जाएगा, माइनस डेल L ओवर डेल x, इसकी जगह क्या x, तो x यहां तो है नहीं, इधर है बेटा, वहां से कितना आएगा, माइनस यहां था, -2 वहां से आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, और इक्वल टू 0। तो x डबल डॉट क्या हो गया, उसको मैं बाद में लिख लूंगा, एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इधर ऐसे ही सिमेट्री है यहाँ पे, तो इसके लिए जो आया वैसा ही इसके लिए आएगा, सोचना नहीं है, समझ रहे हो बात को, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री है ना एकदम। एम वाई डबल डॉट, और वाई डॉट और कहीं पे है नहीं, इसलिए मेरे को फिर सोचना ही नहीं है, इधर यही आएगा। अच्छा, उधर से क्या आएगा, +3 तो ऑलरेडी है वहां पे लैग्रांजन में, ठीक है, माइनस ये है, ऐसी गलती नहीं करने का बेटा, +3 तो ऑलरेडी है वहां पे, और फिर आप माइनस यहाँ पे होता है, उसका उल्टा होना होता है, तो उसका उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम जेड डबल डॉट क्या आ जाएगा, माइनस, उधर से क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, डेरिवेटिव कर लिया अपन, -4 आ रहा है, और यहाँ पे एक माइनस और होता है तो +4 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कैसे करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना था, मैं एक बार वापस लिखता हूं, ये चीज फाइंड आउट करनी थी, यस और नो। क्या इस चीज को आपको नहीं समझ में आ रहा कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करना है तो इनको x डॉट वाई डॉट जेड डॉट के फॉर्मेट में लिखना सही रहेगा। px क्या होता है, एक और बता दूं मैं, लैग्रांजन से ही आपको px बता दूं क्या होता है, py बता दूं क्या होता है, pz बता दूं क्या होता है। एक और चीज है, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, अगर मैं ये ना लिखता तो आप px को क्या मानते, मैं बोला कि भाई इनको तो ऐसे लिखना पड़ेगा x डॉट वाई डॉट के फॉर्मेट में, जब जाके बैठेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज तो तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि px है वो mx डॉट होता है, ये आपका my जोड़ होता है। ये पहले अगर आप लिख लेते, यहां पे ही लिख लेते तो आप गलत हो जाते, अगर ऊपर ही लिख लेते बिना लैग्रांजन के लिख लेते तो गलत हो जाते। चल क्या रहा है, क्यों गलत हो जाते, px तो mx डॉट ही तो होता है ना बेटा, लैग्रांजन देख के लिखना होता है बेटा, लैग्रांजन देख के और लिखना होता है, क्योंकि उस सिस्टम के लिए px की बात हो रही है, ये पोटेंशियल जो दिया है इसके लिए बात हो रही है px की। नहीं समझ आया, भेजे में नहीं जा रहा, मैं भी बताऊंगा एक बार के लिए। आप px का फॉर्मूला क्या है, pi का फॉर्मूला क्या है, डेल एल ओवर डेल QI डॉट। आई होप जनरलाइज मोमेंटा आपने पढ़ा था, तो उस टाइम मैंने समझाया था कि ये होता है जनरलाइज मोमेंटा का फॉर्मूला, PI इक्वल टू डेल एल ओवर डेल QI डॉट। यहां जो चीज है ना, यहां जो चीज है वही है, ठीक है। तो अभी आप px यहां से लिखिए, py यहां से लिखिए, pz यहां से लिखिए, होपफुली अभी वो वही आ जाएंगे, बट आपको ऊपर नहीं लिखना था, अपने आप से नहीं लिखना था, यहां से निकाल के फिर लिखना है कि px py pz का मतलब ये है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, बात तो एक ही है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, बात तो एक ही है, यस नो, इधर ध्यान दो। अगर मैं लैग्रांजन में पोटेंशियल में ऐसे बोल देता, ये क्या था यहाँ पे, -4y था क्या, -3y +4z, अगर मैं पोटेंशियल में ये बोल देता, क्या पोटेंशियल में x डॉट हो सकता है, हाँ जी
पोटेंशियल में इन जनरल किस किस का फंक्शन होता है, क्यू आई डॉट और पी का, इन जनरल इसका फंक्शन होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर लैग्रांजन ये होता तो पी एक्स क्या आता बेटा, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट होता है, करके बताना एक बार कितना आ रहा है। एम एक्स डॉट तो यहां से आ जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर का 2x डॉट होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, एम एक्स डॉट तो इधर से आ जाएगा, एम एक्स डॉट इधर से आ जाएगा, और यहां पे आएगा सिर्फ एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो -2x हो आएगा। बोलो तुम्हारी लग जाएगी नहीं लग जाएगी, 1 सेकंड के अंदर बता रही समझ में। तो ये वाली तो बात लिखनी नहीं है, बाकी मैंने क्यों समझाया वो समझ में आ गया कि लैग्रांजन पे डिपेंड करता है कि पीएक्स क्या होगा। आप अपने आप से नहीं घुसा देंगे कि पीएक्स ये होगा, इवन तुम्हें पी फाई का तो पता ही नहीं है, पी थीटा का तो पता ही नहीं है, तुम राजी हो रहे हो कि हमें पहले से पता है, पीएक्स का ही पता है बेटा, और किसी का पता भी नहीं है, वो भी किसके लिए पता है, जब सिंपल ऐसे होगा तो। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम बोलते हैं। जब पोटेंशियल में ये वाली टर्म ना हो ना और ये भी ना हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अभी अपन लिखवाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करें ना, अभी ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात करने वाले हैं 10 मिनट के बाद में। तो जब भी पोटेंशियल है वो फंक्शन हो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का, तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। कैसे रहती है वो बाद में करेंगे। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। कंजर्वेटिव सिस्टम्स में आपका जो पीएक्स है वो ऐसे लिखा जाएगा, उसमें वो चीज नहीं आएगी। बट आप मत जाओ इन चीजों पे, आपको ये कहां से लिखना है, लैग्रांजन से, बात खत्म। क्लियर है। चलिए अब आपको इन सब बातों का मतलब पता चल गया कि यहां पे क्या क्या लिखा हुआ था। तो अब मैं कहूंगा कि इसको हम रिलाइव करते हैं कि ये जो चीज है मेरी, इसका मतलब ये था, क्या था बेटा, इसका मतलब था डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस एम जेड डॉट, यस और नो। रिलाइव कर लिया। अब मैं डी बाई डी टी कर लेता हूं, डी बाई डी टी कर लेता हूं, दैट मीन्स व्हाट, एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा, एम वाई डबल डॉट हो जाएगा, प्लस एम जेड डबल डॉट हो जाएगा। इसमें कोई संकट नहीं है किसी को, एक बार और टाइम डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। आप बताइए एम एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या है बेटा, -2, इसको उधर ले गया, इसकी वैल्यू क्या है +3, इसकी वैल्यू क्या है, और ये कितना आया 3 आया सर, नहीं नहीं, -6 + 3 -3 आया। क्या ये नॉन जीरो है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं है, नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। अच्छा अब आपको एक बात समझ में आई मेरी, कि आपको लैग्रांजन लिखना इतना ज्यादा हैवीली प्रैक्टिस क्यों करवाया है, हर बात बात में चाहिएगा, हाँ या ना। बढ़ जाइए, एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो डी तो गलत हो गया, डी तो गलत हो गया, ए बी सी तीनों सही थे, मैं उनमें से किसी एक को ले लूं, किसी एक को ले लूं, बी को ले लेते हैं चलो। ये सब हटा रहा हूं, बी ऑप्शन क्या था, हाँ -2pz +2py, ठीक है। चलिए भाई साहब ये आपका ए है इस बार, तो डी बाई डी टी देखना है। मैंने कहा था कि एक बार तो आप इसको लिख ही लेना कि ये क्या दिया हुआ है, और खुद से कुछ नहीं करना, खुद से कुछ नहीं करना, लैग्रांजन को करने दो जो कर रहा है। अब सिंस मैंने सारी चीज पहले से निकाल रखी है, मैं कहूंगा कि लैग्रांजन लिखा है मैंने, मैं यहां पे शो अप करना ध्यान रखना, अदरवाइज तुम वापस फंस जाओगे उस भ्रमजाल में, ठीक है। लैग्रांजन लिखा है, पी एक्स पी वाई और पी जेड को निकाला है, और वो ये सब आए, लिख ही दो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। लैग्रांजन लिखा है, उसके बाद में ये आए हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आई है मेरी, एम वाई डॉल डॉट, दोबारा लिख देना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा स्टेप है जिसकी वजह से आप भ्रमित हो सकते हैं। इसका बताइए क्या था यहाँ पे, +2 था सर, -3 और +4, ठीक है। ये सब आए हैं। अब मैं जो मुझे समझ में आया वो ये है कि डी बाई डी टी को डी बाई डी टी ऑफ ये लिख सकता हूं 7px, दैट मीन्स px की वैल्यू डाल दूंगा लैग्रांजन से जो आई है, तो 7mx डबल डॉट -2pz है शायद वहां पे, तो 2mz डॉट pz की वैल्यू डाल दूंगा, प्लस 2py, py की वैल्यू आई है मेरी my डॉट, है ना।
तो ये क्या हो गया आपका 7m x डबल डॉट हो गया माइनस 2m z डबल डॉट हो गया प्लस 2m y डबल डॉट हो गया। चलिए बेटा वैल्यूज बताइए m x डबल डॉट की -2 है शायद, m z डॉट की -4 है शायद z डबल डॉट के, और प्लस 2m y डॉट इसका था 3 है। ब्रैकेट लगा के रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो, खुद से मल्टीप्लाई करके ना लिखे, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखे, क्योंकि आपके लिए ये है कि काम ऐसे करना है। यहां पे आया -14, ये आया +8, ये आया +6, और सीधा मैजिक गाइस, सीधा मैजिक। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब तुमको एक संकट आएगा, लेकिन अगर तुम स्मार्ट हुए तो वो तुम बच जाओगे। हो गया समझ में आया? एक वहां पे ई ऑप्शन लिखना क्वेश्चन के अंदर, एबीसीडी थे आपके, ई ऑप्शन लिखना ln ऑफ 7px माइनस 2pz प्लस 2py ln ऑफ दिस। आंसर क्या होगा ये? सही, हाँ है ना? आपने कैसे किया? कैसे किया कोई पूछे तो? इसका पूछा था कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है, तो ए आपने इसको खुद को नहीं माना, एलन समथिंग को खुद को ए नहीं माना, आपने क्या बोला कि ये है। किसको बोला? ये है। ए किसको लोगे आप इस वाले सिचुएशन में? ए इसको लोगे। भाई इसको देख लो, इसका फंक्शन अपने आप आ जाएगा। अगर तुमने एलन को डायरेक्ट उठा लिया ए में, तो फिर तुम्हारे डेरिवेटिव करते करते पागल हो जाओगे। हाँ या ना बोलो? ये स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ये लिख देना कि ए इसको मानना है, हिंदी में लिख देना ए इसको मान के और फिर काम करना है। ए इसको मान के काम करना है, ठीक है भाई? कंसिडर दिस एज ए देन चेक। चलो अब मेरी बातें सारी समझ में आ रही है शायद तुमको। एक ऑप्शन और देता हूं फिर, एफ एल एक्स क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटा अबाउट एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटा अबाउट एक्स एक्सिस। ये कहां से आ गया देखते हैं। चलिए आपको इसको चेक करना है, एफ वाले को चेक करना है। सॉल्यूशन अच्छे से मेंटेन करें भाई लोग, ठीक है? साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ऑप्शन वहां डाल देंगे, फिर यहां पे चेक करना है अपने को, ठीक है? ए क्या होगा? एलेक्स, अब मैं ये वाली बात और लिखने लग गया हूं कि ए क्या होगा। एलेक्स, तो आपको क्या चेक करना है? डी बाई डी टी, यानी कि डी एल एक्स बाई डी टी चेक करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आप क्या कर गए, आंखें बंद की और आपने क्या लिखा? लैग्रांजन। मैं ऐसे कर डाल दूं लाइन कि लैग्रांजन लिख लिया आपने। साथ में आपने एक और कार्यक्रम कर दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आंखें बंद करके, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई थी? -2 = 0 m y डबल डॉट, और ऊपर प्लस है सर। ओके ओके, ये चीज आई। अभी दूसरी चीज अपने नहीं निकाले, px py pz नहीं निकालने होते। वो किस लिए निकाले थे? आपके ए के अंदर थे इसलिए निकाले थे। मेरी बात इधर ध्यान देंगे। px py pz पीछे वाले क्वेश्चंस में क्यों निकाले थे लैग्रांजन से? क्योंकि हमारा जो ए था उसके अंदर था, तो हमें जानना था कि वो क्या होगा, इसलिए था। अभी हमें नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि px py pz है या नहीं है वहां पे। लेकिन हमें एक बात पता है कि lx को हम लिख सकते हैं px py pz वगैरह के फॉर्मेट में, हाँ या ना? तो फिर पहले तो वो देखो कि lx को आप लिख क्या सकते हो, और फिर उसके बाद जो जो चाहिए वो निकाल लेना, जो जो चाहिए वो निकाल लेना, एक्स्ट्रा काम मत करना, ठीक है? एक बात, lx को क्या लिख सकते हो? आपको याद हो तो l क्या होता है? r क्रॉस p, ठीक है? सब साइड में लिख रहा हूं, मतलब साइड में तुम्हें भी लिखते रहना है साथ साथ, ठीक है? तो r क्या होता है आपका? आई जे के। ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले वेक्टर कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर कंपोनेंट। कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होगा, अपने को तो याद नहीं है, अपन ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है? आई में क्या आएगा? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये आएगा आई कैप में। जे कैप में क्या आएगा? जेड पी एक्स माइनस
एक्स पी जेड जे कैप में है। सर आपने माइनस नहीं लगाया बेटा, मैं एक्स पी जेड भी तो नहीं लिखा, फिर माइनस लगाता तो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स लिखता, समझ रहे हो बात को? तो माइनस को खा गया, मैं उल्टा लिख दिया, समझ गए? प्लस के कैप में क्या आ गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। कुछ लोग इसको याद करके रखते हैं, और मेरे बस की तो है नहीं, तुम्हारे से होता हो या तुमको पहले से हो तो अपना देख लेना, ठीक है? अपन तो ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर एल एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ये एल एक्स का मतलब हुआ, ठीक है? ये एल वाई का मतलब हुआ, और ये एल जेड का मतलब हुआ। अपने को अभी एल एक्स दिया मैंने, एल वाई आपसे करवाऊंगा, एल जेड में वापस करवाऊंगा आपसे, ठीक है? तो ये हुआ वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। पी जेड पी वाई के फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा एक को, अदर और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में, अदरवाइज तुम कर नहीं पाओगे काम। ये जो भी है उसको पी वाई, क्योंकि आप क्या निकाल सकते हो लैग्रांजन से, यही सब तो निकाल सकते हो, पी एक्स पी वाई पी जेड तो निकाल सकते हो। इसलिए इस ए को इसके फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। आपने क्वांटम पढ़ी है, क्वांटम में आपको ध्यान हो डायनेमिकल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई एंड टी। डायनेमिकल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू आई पी आई और टी। तो उससे भी ये बात याद रख सकते हो आप कि जो भी डायनेमिकल वेरिएबल है उसको हमें, अगर ये पहले भी लिख लेंगे ना, ये चीज कर लेंगे, ये ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई एल एक्स है वो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई होता है, तो वो बुराई नहीं थी। आपने जरूरत पे कर लिया, दैट्स गुड। पहले भी कर लेते तो भी बुराई नहीं थी, क्योंकि ये कॉमन सेंस रहना चाहिए क्या, कि डायनेमिकल वेरिएबल को हमेशा हमें कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटा एंड टाइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डायनेमिकल वेरिएबल को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिकल वेरिएबल का जनरल जो अपीयरेंस होता है वो ये होता है। डायनेमिकल वेरिएबल का मतलब क्या है, मोशन से रिलेटेड पैरामीटर कौन कौन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सबको है ना इनके फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो एक बार सोचो मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम, मोमेंटम के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जनरली हाफ की एक्स स्क्वायर, अगर स्प्रिंग स्प्रिंग है तो कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन रहती है वी एक्स वाई जेड या वेलोसिटीज, तो ये सब तो आएगा, है ना? वेलोसिटीज को मोमेंटम में चेंज करना है अगर इन केस वेलोसिटीज हो तो, ठीक है? अब वैसे डायरेक्ट होंगे तो अपने को तो काम के हिसाब से कर ही लेंगे अपन, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई। अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, पी एक्स नहीं चाहिए, पी वाई चाहिए और पी जेड चाहिए। मेरी बात समझ में आई तो बोलेंगे आप, पी वाई और पी जेड चाहिए जरूरत के हिसाब से। पी वाई कितना है, एम वाई डॉट, पी जेड कितना है लैग्रांजन से, एम जेड डॉट। लैग्रांजन से, मैं वापस बोल रहा हूं, लैग्रांजन से कितना है, ठीक है? यहां पे वर्किंग प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे डी ए बाई डी टी देखना था, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं कि डी बाई डी टी ऑफ वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई मैं लिख चुका था इसको, और अब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, वाई और पी जेड को इंसर्ट कराऊंगा। पी जेड है एम जेड डॉट माइनस जेड, पी वाई को इंसर्ट कराऊंगा वो है एम वाई डॉट। एंड नाउ ये क्यों किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो चाचा तभी यूज हो पाएंगे, है ना? तो अब डी बाई डी टी करना है, एम तो कांस्टेंट है, ठीक है? जेड डॉट का क्या हो जाएगा, जेड डबल डॉट हो जाएगा, लेकिन उस टाइम वाई को छोड़ा है तुमने, है ना? मैं उसको ऐसे लिख दूं, वाई को रोक लिया, जेड डबल डॉट हो गया इसका, प्लस एम और जेड डॉट को रोक लिया और वाई डॉट हो गया इसका। ये दो एक साथ आएंगे इसके लिए, माइनस एम को रोका, जेड को रोका, वाई डबल डॉट हो गया, और माइनस एम को रोका, वाई डॉट को रोका, और फिर आपका जेड डॉट हो गया। क्लियर? अच्छा, लकीली ये कट गया, शायद कट गया। और जेड डबल डॉट की वैल्यू क्या है, ऊपर से बताएंगे आप, -4, और माइनस एम जेड। वाई डबल डॉट की वैल्यू क्या है, वाई डबल डॉट की वैल्यू है 3। क्या ये जीरो आएगा, दोनों जगह से माइनस भी बाहर ले लो, एम भी बाहर ले लो। ओ ओ ओके ओके, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ये सही है। अभी एम एम के साथ में थी वो वैल्यू, ये गलती हुई मेरे से।
अभी कुछ गलती हो, अभी वापस से होगी। -4y, माइनस ही बाहर ले सकता हूँ बस, 4y + 3z। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको तुम कोऑपरेट करो थोड़ा सा, बाकी सब सेट है। कंसेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए कि बातें क्या कर रहे हैं अपन। क्लियर है? तरीका समझ में आना चाहिए। तो अभी बताइए क्या हुआ। आया समझ में? ऐसे मैं LZ का आपसे करवा लूं, करो LZ का करके बताओ। एक और पोटेंशियल दूं और फिर करवाऊं, समझ आएगा ना? इसी में कर लो। और F के बाद क्या था भाई? LY, और G के बाद क्या था? H, LZ। एक आपका HW हो गया, एक अपन अभी करते हैं H वाला करते हैं। चलो LZ का देखना है कि कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया dLZ/dt। LZ का आप डेफिनेशन जानते हो तो आप डाल सकते थे। LZ का बताइए क्या आया था? XPY - YPX। ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, याद रख सकते हो, रखा जाए तो PX और PY चाहिए आपको, है ना? PX और PY चाहिए। मैंने पहले से निकाल रखे तो यूज कर लूं, बार बार तो क्या लिखना, ठीक है? तो d/dt x my डॉट माइनस y my डॉट। वो सारे स्टेप हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? लैग्रांजन लिखा है, वो सब हुए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन किए हैं मैंने, d/dt किया मैंने, m बाहर रखा, x बाहर रखा, y डबल डॉट हो गया, प्लस m बाहर रखा, y डॉट को रखा, x डॉट हो गया, माइनस m को बाहर रखा, y को बाहर रखा, x का डबल डॉट हो गया, माइनस m x डॉट को छोड़ा, y का कर लिया। अगेन दिस थिंग विल गेट कैंसिल आउट, और यहाँ पे m y डबल डॉट की क्या वैल्यू है, इन दोनों की क्या वैल्यू है? शायद 3 है। एंड m x डॉट की वैल्यू क्या है? शायद मतलब -2 है। तो y और m x डबल डॉट की वैल्यू -2। अगेन दिस इज व्हाट? 3x + 2y, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब तो सारे संकट खत्म। हाँ ना बोलिए। चलिए और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, हटा लो। अच्छा, मैं सिर्फ पोटेंशियल लिख रहा हूं, मैं सिर्फ पोटेंशियल लिख रहा हूं। ऐसे, ठीक है? ऑप्शन है LX, LY, LZ, 12 है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो फिर लैग्रांजन और वो सब एक साथ ही लिख लेते हैं सबके, बार बार क्यों करना, ठीक है? तो लैग्रांजन लिख लो बिना किसी उसके, हाफ m। अच्छा, लैग्रांजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना समझ में आ रहा है सिस्टम का, वो यहां से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मान लो ये गायब होता एक बार के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा होता, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। आप इसके इस वाले फॉर्मेट को देख के नहीं बोल रहे हो, आप इस वाली चीज को देख के बोल रहे हो, ठीक है? कई बार यहाँ पे 3D को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सुनिएगा। कई बार यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है, 3D को रिप्रेजेंट करने का क्या वे होता है? R वेक्टर। कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्लियर है?
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर एंड ये प्लस 2z में लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, और लैग्रेंजन में ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z। अच्छा, इस बार सब माइनस हो गए तो हो गए भाई, मेरे तो कुछ नहीं है, ठीक है। एलेक्स का देखना है, बताओ किसका देखना है? एलेक्स का देखते हैं, ठीक है। एलेक्स का देखना है तो डी बाई डी टी ए ऑप्शन है, ये अच्छे से आप मेंटेन करके चले चीजों को। एलेक्स अभी आपको पता चल गया है क्या है? एलेक्स से तो वाई आता है, इसके बाद में एक्स के बाद वाई आता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। चेक करना भाई साहब, है माइनस का फर्क है क्या? हाँ तो सचा सही तो रटा है, एक्स है तो वाई से स्टार्ट करो, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसका उल्टा, ठीक है। चलो तो फिर आपको क्या क्या चाहिए? अच्छा, मैं वो भी निकाल लेता तो सही रहता यार, क्योंकि ऑप्शन का जो है तुम्हें पता ही है कि वो सब तो आएगा ही आएगा। तो पी एक्स पी वाई पी जेड मैंने निकाल के रख रखे हैं, बताइए कितने। सिंस यहाँ पोटेंशियल में वेलोसिटी नहीं है तो इतने तो जो ओरिजिनली होते हैं वही रहेंगे। ये बातें हैं जो हो रही हैं उनको थोड़ा सा मतलब समझे। पोटेंशियल में वेलोसिटी नहीं है और काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ अटपटासा नहीं है, तब तो फिर जो नॉर्मली होता है वही रहेगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने निकाली नहीं यार, आप तो जल्दबाजी कर गए यार यहाँ पहुंचने के लिए, हाँ है ना? मैं मेरी कह रहा हूं, तो एम एक्स डबल डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स, एम वाई डबल डॉट एम जेड डबल डॉट माइनस माइनस इक्वल टू 0। बताओ क्या क्या आएगा? एम एक्स डबल डॉट वो तो हो ही गया, मामला खत्म है, तो सब अभी डायरेक्ट पता लगना चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। यहां से देखना है माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स, माइनस ऑलरेडी है, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 प्लस 2, बोले? चलिए अब फिर आते हैं, तो वो बिल्कुल पैरेलली दिखाना पड़ेगा, डी बाई डी टी। भैया वाई पी जेड को इंसर्ट कराया, एम जेड डॉट माइनस जेड पी वाई है एम वाई डॉट, आगे प्रोसीड किया, एम वाई को रखा, जेड डबल डॉट हो जाएगा, प्लस एम जेड डॉट को रोका, वाई डॉट हो जाएगा, माइनस एम जेड को रोका, वाई डबल डॉट हो गया, माइनस एम वाई डॉट को रोका, जेड डॉट हो गया। केयरफुली करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काट लिए, अब उनको इंसर्ट करा दिया, एम वाई जेड डबल डॉट है भाई साहब -2, ठीक है, और माइनस एम भी साथ में है यार, एम जेड डबल डॉट है -2, वाई के साथ -2 मल्टीप्लाई हो गया, एम वाई डबल डॉट है, जेड ऑलरेडी है, और एम वाई डबल डॉट की वैल्यू है -2y, तो -2y प्लस 4 सॉरी 2yz, तो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट कांस्टेंट ऑफ मोशन। ओके, काम करना सिखा दिया, अब तुम स्पीड स्पीड में अब कर सकते हो आराम से। आ गया भाई? चलो आप चेक करो एल जेड को, सी ऑप्शन को चेक करो। वैसे एल वाई करना चाहते हो बी को करो, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है ना अपने कुछ भी। एक मिनट, बी को चेक करो पहले, बी को, इसको हटा रहे हैं अपन, ठीक है। बी क्या था? एल वाई, तो डी बाई डी टी ऑफ एल वाई चाहिए आपको। चलो सरकार, एल वाई को हम लिखना जानते हैं, वाई के बाद क्या आता है? जेड, तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, तो जो कोई रट लेते हैं वो अपन ही है, हाँ है ना? पी एक्स का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड था सब कुछ तो एम एक्स डॉट हो गया होगा, स्टैंडर्ड था सब कुछ तो एम जेड डॉट हो गया होगा, पी जेड। अच्छा, डिवाइड डी टी कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली कर दीजिए, एम जेड को रोका, एक्स डबल डॉट हो गया, प्लस
एम एक्स डॉट को रोका तो जेड डॉट हो गया, माइनस एम एक्स को रोका जेड डबल डॉट हो गया, और माइनस वापस आ जाएगा, और एम जेड डॉट को रोका था तो अभी एक्स डॉट हो जाएगा। ये डेरिवेटिव वगैरह आप अपने क्षमता के हिसाब से कर ही लेंगे, क्यों भाई। एम एक्स डबल डॉट की वैल्यू -2x है यहां से सरकार, तो जेड के साथ में आ गया -2x माइनस एक्स, एम जेड डबल डॉट की वैल्यू है -2, एम जेड डबल डॉट की वैल्यू है -2, सो दिस इज नथिंग बट -2xz प्लस 2x, एंड दैट्स अगेन, अब 2x को बाहर ले सकते हो ऐसे तो 1 माइनस जेड, दैट्स अगेन नॉन जीरो, सो Ly इज नॉट द कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब आपको एक बात समझ में ये भी आ गई होगी साथ साथ में कि चचा डी भी नहीं है फिर हमारा आंसर, हाँ या ना भाई, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी का भी हमें पता नहीं है, डी भी नहीं है। डी क्या चीज था, Lx प्लस 2Ly था, जब दोनों ही नहीं है तो कॉम्बिनेशन कहां से हो जाएगा, क्लियर है, ऑब्वियस हो गया। चलिए बात करते हैं सी के ऊपर, नहीं बचा यही है, पर ये कोई मैं आईआईटी से क्वेश्चन थोड़ी उठा के लाया हूं कि सारे में से एक तो सही होगा, ऐसे कुछ जरूरी थोड़ी है, हालांकि तुम्हारी मन मर्जी के लिए मैंने ऐसे किया है सेट। हाँ लिख ले चुपचाप आगे, आप तो बड़े अंतर्यामी हो रहे हो। जेड के बाद क्या आता बताओ, ठीक है, चप चप चेपो, करो एक तो तुम करो खुद से। क्या आ गया, आ गया तो बेटा कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, मतलब तुम्हारा आंसर हो गया, एक तो होना ही चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन बनते हैं बिना ऑप्शन के, बिना सही ऑप्शन के क्वेश्चन थोड़ी बनता है। टिक लगा दे बेटा वहां पे जाके सी ऑप्शन में। चलो तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ गया होगा, आई होप सबका कर लिया होगा सबने, ठीक है। बात फोकस करें मेरी पे वापस से यहाँ पे, ये बात कहीं ना कहीं मुझे पता था तभी मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ, हाँ या ना, नहीं तो कोई अंतर्यामी थोड़ी इतनी कैलकुलेशन करके पता कर लेगा, हाँ या ना, तो सब कुछ साजिश के तहत हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में एक बात बताइए मुझे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसकी वजह से हुआ है तुम्हारा, जो भी प्रोग्राम हुआ है कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, अगर ये कहानी नहीं होती ना तो आपका कैंसिल नहीं होता। देखिए एक्स और पी वाई आ रहे थे इसमें एलजेड में, पी एक्स और पी वाई आ रहे थे, तो पी एक्स और पी वाई आ रहे थे तो ये कॉम्बिनेशन सेम था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था, इस वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन सेम थी, और इस वजह से वहां पे कट गया तुम्हारा, अगर ये डिफरेंट होता तो कटता नहीं, यहाँ पे अगर 2 लगा दो तो नहीं कटेगा, है ना। तो अगर कभी ये दोनों एक साथ इसी फॉर्मेट में आ रहे हो, मतलब आपका जो पोटेंशियल है, लिखना नहीं अभी कुछ भी, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, प्लस भाड़ में जाए जो कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है, जीरो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इसका तो रोल हुआ ही नहीं ना, क्योंकि जब एलजेड कर रहे थे तो पी एक्स और पी वाई का बात हो रही थी, उसका थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन तो तुम्हारी यूज ही नहीं हुई होगी, यूज ही नहीं हुई तो ये कुछ भी हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर कौन कांस्टेंट रहेगा, एलजेड। अभी ट्रिक लिखो, ट्रिक फॉर एंगुलर मोमेंटम, ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा बोलूंगा मैं यहां पे, ठीक है, ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, मतलब कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं अपन, है ना, एंगुलर मोमेंटा,
मैंने पीछे मोमेंटम लिख दिया था क्योंकि वहां कॉम्बिनेशन था पी एक्स पी वाई का, टॉपिक में मोमेंटम डाला था, मोमेंटा ना डाल के। बेटा छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही सीखनी है तुमको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताओ क्या समझ में आया, पहला पॉइंट क्या समझ में आया? इफ वी ऑफ एक्स वाई जेड अगर आपका ऐसा है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक साथ रहने चाहिए वहां पे, ऐसे कैसे, ठीक है। फिर फंक्शन भले ही कुछ भी हो, फिर कोई संकट नहीं है अगर ये दोनों एक साथ है तो। प्लस फंक्शन ऑफ जेड हो या फिर जीरो हो या फिर यहां पे कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन Lx will be constant of motion. Then Lx will be constant of Lz will be constant of motion. वो मेरे से पता नहीं कुछ और सोच रहा था मैं, ऐसे लिखा गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट अब आप खुद लिख सकते हैं। इफ v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, अगर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, वाई और जेड के मोमेंटा पे बात होगी तो किसकी बात हो रही होगी? Lx की। ये दो यहां पे आ रहे हैं तो तीसरा कांस्टेंट ऑफ मोशन, y और z आ रहे हैं तो तीसरा यानी कि Lx। हाँ ना बोलिए। प्लस वही यहां पे क्या आ जाएगा फिर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा और जीरो और कांस्टेंट हो जाएगा। देन Lx विल बी, y और z था तो Lx विल बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ वी एक्स वाई जेड है यानी कि पोटेंशियल आपका फंक्शन ऑफ, बेटा मैं सीक्वेंसिंग में लिखना चाहूंगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइक्लिक, ठीक है। वो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताइए। प्लस फंक्शन ऑफ वाई हो या फिर जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो मैं बोलूंगा इसमें। देन एल वाई विल बी कंजर्व्ड क्वांटिटी या कांस्टेंट ऑफ मोशन। सही है ना सारा? ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा क्या करने वाले हो? पॉइंट तो तीन ही होने चाहिए कायदे से। एल एक्स एल वाई एल जेड हो तो गया यार। इफ फाई इज साइक्लिक, फाई इज साइक्लिक, देन Lz will be constant of motion. फाई कौन सा? फाई का मतलब क्या है यहां पे? फाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। साइक्लिक का मतलब आप समझते हैं वेलोसिटी होगी, कोऑर्डिनेट बंदा खुद गायब, उसकी वेलोसिटी है वहां पे, ठीक है। अगर ये साइक्लिक हो कभी भी तो Lz कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों कह दिया आपने? समझ नहीं आया? हाँ या ना? कोई बात नहीं। आप क्वांटम में जब एंगुलर मोमेंटम चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चीज होती है आपकी Lz माइनस आर एच कट डेल ओवर डेल फाई। कहीं ना कहीं Lz है वो डेल ओवर डेल फाई से मतलब फाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड स्टफ है। एक बार के लिए आप क्वांटम अभी आपको पढ़ा हुआ नहीं है तो आप एक बार ऐसे सोचें, एक बार लिख लीजिए कि बस Lz क्वांटम में ये होता है तो Lz का फाई से वास्ता है, बस इतना सा समझ लीजिए इस रिलेशन से, ठीक है। बाकी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और बाकी कंसेप्ट के तौर पे लिखवाया तो थोड़ा सा आप उस वे में भी याद रख सकते हैं। और थोड़ा आपको मैं फील दे देता हूं, इससे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। फाई में आपसे पूछूं कि एंगल क्या होता है, भाई फाई कौन कौन से एक बात कर रहे हैं अपन? फाई आपका सिलेंड्रिकल में स्फेरिकल वाला फाई, और मैं बोलूंगा पोलर में भी अगर हम आर थीटा लिखते हैं तो एक्चुअल में पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल का ही पार्ट है, जो थीटा है वो फाई जैसा ही है, ठीक है। पोलर को कैसे सोचेंगे? सिलेंडर का पार्ट होता है, सिलेंडर का जेड हटा दो तो ये पोलर बन जाता है, तो वो भी कंसिडरेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात पूछूं मैं आपसे कि ये एंगल कैसे होता है फाई? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर एक्स एक्सिस यहां होगा तो यू राउंड अप, एक्स एक्सिस यहां है तो यू राउंड अप। आपसे मैं पूछूं कि ये जो फाई एंगल है किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को डिनोट कर रहा है?
जेड एक्सिस के अबाउट, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड ऊपर है, ठीक है। मैं चित्र में भी दिखाऊं तो ये किस चीज को डिनोट करता है, एक और एक्सप्लेनेशन, ये अगर समझ नहीं आई तो दूसरी, ठीक है। आपका जो फाई एंगल होता है एक्चुअली दैट डिनोट्स रोटेशन अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से मेजरमेंट होता है, मैं ऐसे बोल देता हूं उसको कि फाई ऐसे मेजर होता है, एक्स टू वाई जाते हैं, जेड एक्सिस के राउंड अराउंड एंगल होता है। फिर अगर फाई के अबाउट, फाई वहां है नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि एल जेड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर जेड मतलब फाई साइक्लिक होता है तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन को डिनोट कर रहा था, उस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटा है वहां पे, वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। वापस सुनिए, जिस एक्सिस के अबाउट राउंड अप एंगल है, अगर वो साइक्लिक होता है, कोई भी एक्सिस के अबाउट राउंड अप एंगल है वो साइक्लिक होता है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एल जेड विल बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, क्लियर। तो सिंस फाई इज राउंड अप एंगल about z axis, so whenever phi will be cyclic, then Lz will be constant of motion, Lz will be constant of motion। आप कैसे भी इसको याद रख लीजिए, पर याद रखिए इसको, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता हूं मैं, नहीं, बस बहुत है, ठीक है, काम हो जाएगा इससे। चलिए 4 पॉइंट है, आप होपफुली याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर तो पीछे वाला क्वेश्चन ट्रिक से हो गया था, तो खाम का ही बकवास कर रहे थे। हाँ बोलो, पीछे वाला क्वेश्चन तो आंखों से ही हो गया था, बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया था तो और चलते हैं। पोटेंशियल दिया हुआ है, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है। पोटेंशियल को देने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आप तो बदतमीज होते जा रहे हो, है ना। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वैसे तो, थ्री डायमेंशनल, सिंपल तो मत बोलो, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। पोटेंशियल क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता है तो बताइए, पोटेंशियल क्या होता है, नहीं पता। चलिए, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पता है आपको पोटेंशियल। वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करे, ये वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब मैं पूछूं आपसे इसका लैग्रांजियन क्या होगा, चट से लिख के मारोगे, नहीं मारोगे, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल भी तो लिखोगे ना लैग्रांजियन में, वो पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। लैग्रांजियन क्या होगा, चलो आपको ऐसे याद हो गया। एक कोऑर्डिनेट चाहिए आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इसके मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, लेट वो x1 है या x है, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई, आप mx डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये k है और ये l है, तो k और इक्विलिब्रियम के अबाउट एक्सटेंशन, ऑब्वियसली दैट इज x, इक्विलिब्रियम के अबाउट एक्सटेंशन। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है, तो के को आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इस पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3D की, तो 3D में क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल है वो आर वेक्टर लिख रहा हूं, यानी कि आर थीटा फाइव। 3D का मतलब हुआ ये आर थीटा फाइव, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ये क्या आएगा, हाफ के आर स्क्वायर। नहीं समझ आया, कार्टेशियन में बताता हूं 3D का कैसे लिखते हैं, फिर स्फेरिकल का समझ में आ जाएगा आपको। 3D कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं भाई, पोटेंशियल क्या होगा 3D के लिए कार्टेशियन में, वी एक्स वाई जेड बोलना पड़ेगा उस टाइम मेरे को। हाफ के एक्स स्क्वायर 1D में था, ऐसे ही 2D में ये हो जाएगा, 3D में ये हो जाएगा, सबको जोड़ दो सेम स्प्रिंग से ही। अगर ये 3D में ऑसिलेट करे, 3D में ऑसिलेट करने का मतलब क्या है, कहीं पे भी जा सकता है, आप ऐसे सोचिए, कहीं पे भी जा सकता है ऐसे करके, तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, उस वे में।
आया क्या समझ में? आया समझ में? उधर अभी इसको क्या लिखते हैं, अगर वो वाला अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। अगर वो वाला अभी भी ना समझ में आया तो इसको क्या लिखेंगे अपन, आर स्क्वायर। तो मैंने जो लास्ट में लाइन जोड़ी 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उसका मतलब कहना था मेरे को कि पोटेंशियल आप ऐसे लिखिए। अगर मैं ये नहीं डालता तो कोई बच्चा ऐसे लिख रहा होता और कोई बच्चा ऐसे लिख रहा होता। मैंने कहा बोला स्फेरिकल में लिखिए, हाँ है ना। चलिए, तो मैंने तो वैसे ही बोला था। अब आप सोचिए कि क्या कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा। ऑप्शन है आपके, देन ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन पता ही है मेरा कि क्या कांस्टेंट मतलब चीज है वहां पे, ठीक है। एल एक्स एल वाई एल जेड एंड एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। बेटा ये वाली बातें अगर आपको नहीं पता थी तो अभी आपको लिखने पड़ेंगी, क्लियर रहेगा। अगर नहीं पता थी तो आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज तुमको उस टाइम मेरी तरफ ऐसे उल्लू की तरह देखना नहीं चाहिए था। जब मैंने वहां पे बोला था उस टाइम तुम्हें पता चलना चाहिए था एक ही बार में कि ये होगा पोटेंशियल। अच्छा, हर छोटी बात पे फोकस करना, कहाँ है वेक्टर लगाया है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। अच्छा, ये साइड नॉलेज है तो बेटा साइड में ऐसे लाइन डाल के, जो भी आपका डिस्कशन है उसमें लाइन डाल के, लेफ्ट या राइट वाट एवर, लाइन डाल के लिखना पड़ेगा कि भाई ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो समझाने के लिए बोला है सर ने, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो चुका है हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई लोग? कहीं ये तो नहीं है? बदतमीज बहुत हो यार। चार ऑप्शन सही तो लिख रखे थे, ये ऑप्शन कहां से घुसा दिया? सबसे पहले मैं पूछूं आपसे कि आपका लैग्रांजन जो होगा, ठीक है, उसमें मैं एक बार लिख दूं लैग्रांजन। वैसे मैं दो तरीके से बात करना चाहता हूं आपके साथ में, एक लैग्रांजन लिख के, एक बिना लैग्रांजन लिख के, ठीक है। तो अभी आप मेरे को क्या आंसर बता सकते हो बिना कुछ कैलकुलेशन किए? भाई कैलकुलेशन नॉर्मल फंडा तो अलग ही चीज है, वो तो जरूरत पड़ेगी तो ही तो करेंगे, ऐसे थोड़ी हर बार करेंगे, सही है कि नहीं है। तो क्या अभी मुझे बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? बोलो। कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं कर रही है तुम्हारी? आप इसको, भैया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है, स्फेरिकल को मैं कार्टेशियन में लिखना अलाउड नहीं होता क्या? नहीं बताओ ना, होता नहीं क्या? लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। तुमने जो लगाना था वो लगा लिया, कनेक्शन तो स्फेरिकल डिफाइन करते हो तो कार्टेशियन एक बीच में बनाते कि नहीं बनाते, एक्स वाई जेड, तो तुम बनाते हो उसको डिफाइन करने के लिए, तो फिर मैं भी तो लिख सकता हूँ ना, उस उल्टा तो कर ही सकता हूँ ना। अब तुमको आंसर दिख गए, आया ना? क्या क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है तो एल जेड आपका आंसर होगा, आया ना? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फंक्शन है तो एल एक्स भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फंक्शन है तो तीसरा एल वाई भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर तीनों ही कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है तो कोई भी कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा, मतलब ऑल करेक्ट है। हाँ एमएसक्यू हो गया ये। पता नहीं तुमको क्यों नहीं समझ में आया, तुम बोले क्यों नहीं? है ये तो लिख ही सकता हूं ना, कन्वर्जन तो ऑलवेज पॉसिबल है ना? बोलना चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं, मौका दिया जाएगा। बढ़ जाओ। ओके, एक बार मैं है ना लैग्रांजन लिखना चाहता हूं और उससे आपको एक हिंट लगती,
बिना देखे आप आंखों में लैग्रांजन लिख सकते हो। आप आंखों में लैग्रांजन लिखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इनमें से एक ऑप्शन पे डायरेक्ट हिंट लग रही है तुम्हारी। लैग्रांजन आंखों में लिख लिया आपने, क्या लिखा? हाफ एम। आप एक्स डॉट वाई डॉट तो नहीं कर रहे होंगे शायद? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मसला है तो आर डॉट स्क्वायर, आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट का स्क्वायर और माइनस दैट पोटेंशियल हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, आपका फाई साइक्लिक है क्या, चेक करना। देखिए यहां पे आर भी होता है, इस काइनेटिक एनर्जी में आर भी होता है, आगे से ध्यान रखिएगा। आर आएगा ही आएगा, आर थीटा डॉट होता है, आर साइन थीटा फाई डॉट होता है, आर होता है, आर डॉट भी होता है, आर भी होता है, थीटा भी होता है और थीटा डॉट भी होता है। साइन थीटा में थीटा है और ये थीटा डॉट है। ये मुझे इसके पैटर्न से ही समझ में आ रहे हैं, लेकिन फाई डॉट होता है, फाई नहीं होता है यहाँ पे। तो यहां तो है ही नहीं फाई और वहां वैसे ही नहीं है, तो फाई साइक्लिक है। तो अगर फाई साइक्लिक होगा तो कौन? पी फाइव बोल दो, और पी फाइव को हम एलजेड भी बोलते हैं। फाई साइक्लिक है तो पी फाइव कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। ये बात तो आप वैसे ही बोल सकते थे, हाँ है ना। लेकिन मैंने एक बात और बताई है कि पी फाइव को ही हम क्या बोलते हैं? एलजेड बोलते हैं। आप ये वाली बात है ना, पी फाइव को ही एलजेड बोलते हैं। आपने ऊपर ट्रिक पॉइंट लिखे ना, उसमें 5 पॉइंट लिखिए और पी फाइव को हम एलजेड बोलते हैं, ये बात लिख के आइए। पी फाइव को हम एलजेड बोलते हैं, ये बात लिख के आइए 5 पॉइंट डाल के। बेटा डायरेक्ट लिख देना पी फाइव इक्वल टू एलजेड। ठीक है सर, पी थीटा को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है सर, पी थीटा को क्या बोलते हैं? क्या एल एक्स एल वाई बोलते हैं? इनमें से कोई एक को बोलते हैं? पी थीटा को हम कुछ भी नहीं बोलते, पी फाइव को ही हम एलजेड बोलते हैं, पी थीटा को हम कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है, ना एल एक्स ना एल वाई, ना उनका कोई कॉम्बिनेशन पे बात करते, उसका कुछ नहीं मतलब। ठीक है, पी फाइव को एलजेड बोलते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। ओके गाइज, पी थीटा को एल एक्स या एल वाई नहीं बोलते हैं, ये बात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप वैसे याद रखिए कि सिर्फ इसी को अपन एलजेड बोलते हैं। डिस्कशन में हो एक बार हो गया, मतलब दैट शुड बी फॉर एवर विद यू। ठीक है, हाँ वैसे भी राउंड अप एंगल पूरा नहीं है वो, वैसे ये बात भी सही है कि वो 0 से पाई होता है। राउंड अप एंगल पूरा तो है एटलीस्ट, अगर किसी के लिए कुछ बात करनी भी हो तो। ठीक है, वो वैसे ही 0 से पाई है बेचारा, राउंड अप को डिफाइन ही नहीं करता, फाई ही राउंड अप को डिफाइन करता है। मैं कहूंगा एक बात मेरे से रह गई, जब आपने चौथा पॉइंट लिखा था ना कि भाई फाई साइक्लिक हो तो पी फाई यानी कि एलजेड कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ऐसे लिखा था ना आपने। ठीक है, उसमें एक चीज रहेगी कि फाई जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है। तो ये स्फेरिकल का भी फाई है, सिलेंड्रिकल का भी फाई है और पोलर का भी फाई है। तो पोलर में कभी अगर थीटा लिख दोगे तो उसका मतलब हमें फाई समझना है। पोलर में अगर कभी थीटा लिख दोगे तो उसको हमें पोलर ही समझना है। ठीक है, स्फेरिकल ये तो आपको पता ही है, नाम तो सिलेंड्रिकल, ये फाई इन सब का है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं थोड़ा सा घुमा के, अगर कोई मोशन प्लेन में हो रही हो, आपने आर थीटा इस्तेमाल करना है, आपने आर थीटा इस्तेमाल करना है, पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करना है, प्लेन में हो रही है, 2D में हो रही है। ठीक है, और आपको फिर ऑब्वियसली आर थीटा वहां पे करना होता है, तो क्या वहां पे एलजेड हमेशा कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा? दुश्मनों, एलजेड कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा? भैया आपने पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, आर फाइव, तो विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल, पोटेंशियल में फाई है या नहीं है, तो साइक्लिक है या नहीं है फाई, उसके बाद ही अपन बोल पाएंगे कि एल जेड यानी कि पी फाई कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा या नहीं होगा। थोड़ा जल्दबाजी कर दी आपने, है ना। चलो एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं, लिख लेना बाद में समझ में आए तो। सेंट्रल फोर्स मोशन सब समझते हो?
सेंट्रल फोर्स मोशन नहीं समझते, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन हो गया था, मैं बात कर लूं, सब हो गया ना पीछे का, ठीक है। एक और बात करो, एक्चुअली मैं 7वां पॉइंट लिखवाऊंगा पर मेरी बात सुनेंगे पहले आप। सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बताता हूं। सेंट्रल फोर्स मोशन होता है ऐसा मोशन जो एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड या उसकी ओर डायरेक्टेड हो सकता है या उससे अवे डायरेक्टेड हो, ठीक है। अब ये तो वैसे वाली डेफिनेशन होगी बोलने वाली, एक डेफिनेशन और भी है, ऐसी मोशन जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, और ये भी बोलने वाली बात होगी। ऐसी मोशन जिसमें जो फोर्स होता है उसका कर्ल जीरो होता है, ये भी बोलने वाली बात होगी। कुछ ढंग की बात बताओ। सेंट्रल फोर्स मोशन जो देखते पता लग जाए कि सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अगर आपका जो पोटेंशियल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन हो, इसका मतलब क्या है, आर थीटा फाई, है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करे, इसका मतलब है आर थीटा फाई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करे, ठीक है। ये तो हुआ 3D में जब आर थीटा फाई में बात हो रही हो। और दूसरा, अगर आपका वी एक्स वाई जेड में बात करो, तो अगर आपका पोटेंशियल, इसमें नहीं बोल पाऊंगा यार मैं, इसमें ही बोल पाऊंगा। तो सेंट्रल फोर्स मोशन मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन हो, तो आपकी सेंट्रल फोर्स मोशन होगी। सेंट्रल फोर्स मोशन हमेशा एक प्लेन में होती है, क्या कह रहे हो, हाँ। वी एक्स वाई जेड में बाद में कमेंट कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग भी में बात करनी पड़ेगी मुझे। एक्चुअल में सिर्फ ये वाला जो फोर्स है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इसके लिए सेंट्रल फोर्स मोशन है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ फोर्स है। इसके लिए जो पोटेंशियल होता है स्प्रिंग फोर्स है ये, ठीक है। ये वाला इसकी बात कर रहे हैं अपन, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। इसके लिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये अगर ऐसा हो तो ये सेंट्रल फोर्स मोशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स अपन जनरली 3D में बात करते हैं, आर में इसमें बात करते हैं। तो अभी एक बार के लिए इसको रोक लीजिए, ठीक है, एक बार के लिए रोक लीजिए। एक्चुअल में 3D में एफ इक्वल टू माइनस के आर पे बात करेंगे अपन। अगर इस तरीके का हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो अभी 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखा था वो 3D में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सेंट्रल फोर्स है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल है, वो अगर ऐसा हो और साथ में फोर्स भी कभी दिया हो सकता है, तो फोर्स और उसमें ये कनेक्शन रहता है वहां पे, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल दिया हो, फोर्स निकालना हो, जैसे अभी तुम्हें क्या दिक्कत आई कि ये वाली बात तो समझ में आ गई यहां से देख के कि सेंट्रल फोर्स है, लेकिन कभी ये ना लिख के वहां पे ये आ गया तो फिर पंगे पंगे पै जाने, हाँ या ना। तो एफ है, एफ पे भी आप बोल सकते हो कि अगर वो जस्ट फंक्शन ऑफ आर हो, जस्ट फंक्शन ऑफ आर हो, ठीक है। आर कैप और माइनस आर कैप कुछ भी हो सकता है, मैं उसको ना लिखूं माइनस आर कैप को क्योंकि वो इसमें फंक्शन में कंसिडर हो चुका है। अगर ये चीज हो या फिर ये चीज हो, ठीक है, तब भी आपका सेंट्रल फोर्स मोशन बोला जाएगा। ये चीज होगी तो भी सेंट्रल फोर्स मोशन बोला जाएगा। अभी इसको आर को अपन क्या लिख सकते थे, आर आर कैप, वही चीज आ रही है निकल के। तो पोटेंशियल देख के समझ में आ जाएगा सेंट्रल फोर्स है, फोर्स देख के समझ में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर का फंक्शन, थीटा फाई नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है, ये चीज। अच्छा यहाँ पे ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसलिए एफ और वी दोनों इस वे में कनेक्टेड होते हैं, और साथ साथ में ये भी रहता है, ये एक्स्ट्रा चीजें लिखवा दिया मैंने कि फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो रहेगा, साथ में फोर्स और पोटेंशियल में इस तरीके से कनेक्शन रहेगा, साथ में ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और साथ में एक चीज और होती है कि हैमिल्टनियन को ही आप एनर्जी बोल सकते हो। ये सब बातें थोड़ा लेट होंगी, इसलिए मैं बाद में लिखवाना चाहता था, बट अभी बात हो रही है तो लिखनी पड़ेंगे अपने को, ठीक है। एक बात सुन लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये सब भी बात हो जाएंगी। एक और मैं बता दूं आपको, ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होता है तो उसका कर्ल हमेशा जीरो होता है। मैथमेटिकली मतलब वेक्टर एनालिसिस में आप ये चीज पढ़ते हो, ठीक है। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होता है तो उसका कर्ल हमेशा जीरो हो जाएगा, तो उस वे में इसको समझ सकते हो। कंजर्वेटिव के लिए ये चीज होती है, क्यों होती है ये बात भी समझा देता हूं मैं आपको। आपको जनरलाइज फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखा था आपको, माइनस डेल बी ओवर डेल क्यू आई प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल बी ओवर डेल क्यू आई डॉट। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ, या कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, वेलोसिटी ना हो। वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी नहीं होगी तो ये जो अंदर वाली चीज है ये वाली चीज जीरो जाएगी। पोटेंशियल में वेलोसिटी नहीं हो, ठीक है, और टाइम भी ना हो, ठीक है, तो ये चीज जीरो जाएगी,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट, आप तो ये समझिए सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड है या आर थीटा फाई, ये सिर्फ सिंपल कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी नहीं है, टाइम नहीं है, दो चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन जनरल क्या क्या हो सकता है, क्यू क्यू आई डॉट और टी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, क्यू आई का। ये बात ये ऐसे ऐसे कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, तो अगर ये सब चीज नहीं होगा तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये चीज बचेगी, हाँ या ना। इसको आप ग्रेडियंट लिख सकते हो, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी लिख सकते हो, ये फोर्स है ही, आपको पता ही है। तो फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं सेंट्रल फोर्स के केस में। अब तो सारी बातें समझ में ही आ रही है। ठीक है, अच्छा, और अब मैं एक बात बोलता हूं, सेंट्रल फोर्स मोशन है वो हमेशा एक प्लेनर मोशन होती है। एक प्लेनर मोशन होती है सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, हमेशा आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा बोल दो मैं, या फिर आर फाई बोल देता हूं, जो आपका मन करे वो आप यूज करते हैं। ठीक है, और अब आप बताइए, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो लैग्रांजियन क्या हुआ चाचा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर फाई डॉट स्क्वायर। पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा की जगह फाई लिया है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। थीटा भी लिख सकते हो आप, मैं ऐसे भी बोल देता हूँ कि आप आर थीटा भी बोल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आर थीटा डॉट आ जाएगा। फाई किस लिए लिया मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी लैग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी लिखी है मैंने, माइनस पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ आर स्मॉल आर। ठीक है, क्या इसमें फाई डॉट मतलब क्या बोलते हैं आर डॉट और दोनों आर दोनों है, आर डॉट और आर तो इधर ही हो गए थे, तो उधर भी है वैसे तो क्या आर साइक्लिक है, नहीं। क्या फाई डॉट है, क्या फाई है, फाई क्या है, ऑलवेज ऑलवेज सेंट्रल पोटेंशियल के केस में। इसका मतलब पी फाई क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसका मतलब एलजेड क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन, है ना। तो मैं क्या लिखवा रहा था कि सेंट्रल फोर्स मोशन के केस में एलजेड हमेशा कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। ये एज ए कंसेप्ट सातवां लिखवा रहा था, क्या कुछ गलत कर रहा था, बात तो सही है। चलो वहां ऊपर अगर जगह नहीं होगी जहां तक मेरा अंदाजा है, तो अभी बातें काफी लंबी हो गई है, तो फिर आप यहां डाल लीजिए, और एज ए 7 पॉइंट ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन है, या जैसे भी कहें आप वैसे ला लीजिए इनको। अच्छा, अभी कोई डाउट है आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का नहीं है, तो आप डाल लीजिए। अच्छा, कुछ एक को ये हो सकता है कि सर ये मेरे को याद नहीं रहेंगे, आपने समझा दिया, मैं पता नहीं ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी पूरा चैप्टर आ रहा है सेंट्रल फोर्स के नाम से, वहां पे हमारे लिए बहुत कॉमन होने वाले हैं। ठीक है, और जब आप फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे तब कोरिलेट करेंगे आपस में चीजों को, तो ये बहुत आम सी चीज है। ठीक है, अच्छा एक और मैं बात बताना भूल गया यहाँ पे, अगर इतनी बातें हुई है तो कि वर्क डन सेंट्रल फोर्स में एक चीज और डाल सकते हैं कि वर्क डन है ना अलोंग ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। ये आ जाएगा इसके स्टोक्स थ्योरम यूज करके, इसके ऊपर यहां पे आप डाल देना कि वर्क डन अलोंग ए, वर्क डन क्या होता है भाई, एफ डॉट डी एल अलोंग ए क्लोज पाथ। ये जो गोला लगाया ना उसका मतलब है अलोंग ए क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज पाथ इक्वल टू जीरो ऑलवेज। कैसे आया मैं यहां पे समझा दूं एक बार के लिए, यहां समझा देता हूं। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम होती है कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए दिस सरफेस इंटीग्रल, ये ब्रैकेट लगा लीजिए यहां पे, इक्वल टू ए डॉट डी एल दिस क्लोज लाइन इंटीग्रल। ए की जगह मैं एफ ले लूं जो आपने बात कर रखी है वहां पे, तो दिस सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे पाथ आना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज पाथ है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस एंटी क्लॉकवाइज अभी नहीं डाल रहा क्योंकि डीए जिधर लोगे उस हिसाब से ये डिफाइन होता है। ठीक है, अभी ये कुछ बातें कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए मैंने उनको बोला हुआ है कुछ, उनको वो करते रहना है साइड में। क्या बोला हुआ है, वेक्टर के लेक्चर देखते रहिए। अभी आपको ये बात समझ में आएगी, अगर ये चीज जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो दैट मीन्स राइट हैंड साइड जीरो, दैट मीन्स ये चीज जीरो। और एफ डॉट डीएल क्या होता है, वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ, वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। तो एक सेंट्रल फोर्स मोशन में ये चीज भी हमेशा रहती है कि कोई भी क्लोज पाथ है तो उसके अलोंग अगर पूरा राउंड अप लिया आपने तो वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। कैसे आया, ये जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है ना, ये जो साइड के पॉइंट्स है ये आपको साइड में ही लिखने हैं, ध्यान रखना हर छोटी चीज लिखनी है,
क्योंकि रट्टा नहीं मारना, अपने को समझ के लिखना है चीजों को। चलिए आप कहां से लिखना चाहते हैं वो देख लीजिए, साइड का आइटम साइड में, और मेन जो स्ट्रीम का आइटम है वो मेन स्ट्रीम में डाल दीजिए। अच्छा आपको मैं एक बात और बोल दूं, एक बात और सुन ले। जो लोग, कुछ लोग है ना ऐसे आर लिखते हैं, ठीक है, वो अगर लिख पाए, देखो कईयों की तो आदत होती है, तो कईयों की तो आदत बदलती नहीं है, ठीक है। अगर वो लिख पाए तो जहां मैंने ये वाला आर लिखा हो वो यहाँ पे ऐसे ही आर लिखे, अगर लिख पाए तो, ठीक है। अगर मैंने ऐसा आर लिखा हो तो ऐसे ही आर लिखे। एक्चुअल में ये दोनों आर है ना, आपके लिए भविष्य में दो अलग अलग चीज हो जाएंगी, तो अगर आप आज से आदत डाल लेंगे तो बहुत सही रहेगा, और दोनों बहुत फर्क है। तो कहीं पे अगर मैंने ये वाला आर लिखा है ना, इसका मतलब तुम्हें यही लिखना है, अगर तुमसे हो पाए तो। या फिर तुम ये रखो कि भाई मैं तो मैं जो लिखता हूं वही लिखूंगा, समझ ये लूंगा, ठीक है। आपकी भी पूरी, मेरी भी पूरी, क्योंकि आदत तो बदल नहीं सकती है। तो वो एनर्जी लिखा है ना आपने, ये ई है ना। ये क्या मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब क्या है? हैमिल्टनियन ई के बराबर होगा, इसका मतलब है हैमिल्टनियन ई के बराबर होगा। अच्छा एक और बात मैं बताऊं आपको, अगर मैं ये आर थीटा लेता तो फिर पी थीटा बोलता मैं उसको, ठीक है। तो फिर पी थीटा कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होता, फिर क्या मैं उसको लिख पाता एल जेड? हाँ लिख पाते। आपने एक्चुअल में फाई का नाम थीटा रखा है, आपने एक्चुअल में फाई का नाम थीटा रखा है तो वो फाई ही ना, ओरिजिनली तो फाई है ना, आपने कुछ नाम और कुछ लिख दिया तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्लियर है बात? तो आपने कंजर्वेशन ऑफ, सुबह से क्या पढ़ा है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। और फिर पढ़ा है ट्रिक फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा, या मोमेंटम बोल दूं मैं, ठीक है। फिर पढ़िए ट्रिक फॉर एंगुलर मोमेंटा, एक बीच में जनरल प्रोसीजर भी पढ़ा है किसी के लिए, ठीक है। और लास्ट में ट्रिक पॉइंट में 6-7 पॉइंट है, उन पे डिस्कशन हो रहा था और कुछ क्वेश्चंस किए आपने, ये किया अभी, हाँ ना बोलिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्रीज, ऊपर कर दूं? तो ये एक्सप्लेनेशंस वगैरह डाल देना, स्टोक्स थ्योरम है, इसको कर्ल थ्योरम भी बोलते हैं बेटा। और किसी भी बात से घबराना नहीं है आपको, समय के साथ आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। जिस दिन तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे उस दिन सारे संकट दूर हो जाएंगे तुम्हारे भविष्य के भी। अभी के लिए एक सजेशन है कि बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको ढंग से लिखना है बस, गलती नहीं करनी, अपने आप से कुछ नहीं लिखना। और हर छोटी बात जैसे भी लिखी हुई है, मैं गलती नहीं करता हूँ लिखने में, हो जाएगी तो फिर पब्लिकली अच्छे से दिख जाएगी तुमको कि हो गई है, ठीक है। वैसे नहीं करता नॉर्मली, है। हाँ वो छोटी मोटी वैसे ही होएगी, वैसे नहीं होएगी, मतलब भेजा कई बार आउट ऑफ नेटवर्क रहता है तो बात हो सकती है। चल सकते हैं अभी आगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री, कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री या सिमेट्रीज, कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्रीज, ठीक है। इसको मैं चाहूंगा कि इंटरवल के बाद करूं, ठीक है। बट उससे पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, इधर ध्यान देंगे आप। मैं बस ऐसे ही सिखाने के पर्पज से कुछ बातें करना चाहता हूं, इधर ध्यान देंगे भाई।
कुछ लोगों को पता है उन बातों का मतलब, कुछ एक को नहीं पता, तो वो बात सुन ले बार। एक वर्डिंग है स्पेस ट्रांसलेशन, आप इससे क्या समझे मैं उस पर बात करना चाहता हूं। स्पेस ट्रांसलेशन, स्पेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। स्पेस ट्रांसलेशन मतलब स्पेस ट्रांसलेट कर जाए, स्पेस ट्रांसलेट कर जाए, स्पेस ट्रांसलेट कर जाए, इसका मतलब क्या होता है, आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाए। भाई स्पेस कौन होता है, ओरिजिन तो होता है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो आगे चला जाए, ठीक है। ओरिजिन आगे चला जाए या पीछे चला जाए, बात तो एक ही है। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से बात करता हूं कि ये कोई पॉइंट था, मैं जस्ट एक्स एक्सिस का मसला बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी था, इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या रहेगा, अगर ये एक्स इक्वल टू 0 यहां था तो जो भी डिस्टेंस होगी वो एक्स 0 इस तरीके से हो जाएगा, 0 0 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा सिंपली, एक बार के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं अगर ये एक्स डिस्टेंस पे था तो। अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूं कितने से, चिन्ह सा कर देता हूं, बैक साइड कर देता हूं अपसाइलन से, तो अभी नया जो ओरिजिन है वो यहां पर है। मैं पूछूं कि इसका अभी जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट तो वही है, उसका कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, एक्स तो ये यहां से डिस्टेंस लेनी है भाई पूरी, हाँ है ना, ये डिस्टेंस में एक्स तो ये पहले से ही था और ये अपसाइलन और जोड़ दो, हाँ है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस अपसाइलन। तो स्पेस ट्रांसलेशन मतलब ओरिजिन का शिफ्टिंग, ठीक है। उसका मतलब है शिफ्टिंग अगर लेफ्ट में हुई है तो एक्स प्लस अपसाइलन आएगा, राइट में होती माइनस अपसाइलन आता। तो एक्स को एक्स प्राइम कर देना, जो कि है मैं ऐसे बोल दूं, इसको बोलते हैं स्पेस ट्रांसलेशन। अगर दोनों होंगी कोऑर्डिनेट मतलब वाई भी होगा तो फिर वाई को भी अपन ऐसे कर देंगे, जेड को भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। मैं जस्ट अभी एक बार के लिए सिंपली ऐसे समझिए आप, ठीक है। स्पेस ट्रांसलेशन मतलब ये चीज समझ में आई क्या, एक्स को एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन कर देना। एक टर्म और है टाइम ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों को है ना ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, उनको पहले से ही पता था ये होता है, हाँ है ना। टाइम ट्रांसलेशन, टाइम ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है भैया, आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, स्पेटियल कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और चौथा टाइम, तभी तो आपका स्पेस टाइम बनता है। तो टाइम ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ कि टाइम को तुम क्या कर दो, टी प्लस माइनस कुछ एप्सिलॉन वेप्सिलॉन ऐसा कुछ, ठीक है। मैं डेल्टा ले लेता हूं दूसरा ताकि थोड़ा डिफरेंस फील हो आपको, टी प्लस माइनस डेल्टा कर दो, टाइम ट्रांसलेशन हो गया, हाँ है ना, ठीक है। बस इतना ऐसा ही बहुत है, ठीक है। चलिए अभी एक बार इंटरवल करते हैं फिर आगे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। इनको लिखना चाहो लिख सकते हो, इनको लिखना चाहो लिख सकते हो। टाइम ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, टाइम और स्पेस ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ये सब हटा रहा हूं मैं। आप सिंपली छोटे से छोटे वर्डिंग के फॉर्मेट में याद रखिए कि इनका मतलब ये होता है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, उसकी जरूरत है ही नहीं तुमको। स्पेस ट्रांसलेशन मतलब एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन हो जाए, टाइम ट्रांसलेशन मतलब टी प्लस माइनस एप्सिलॉन हो जाए, टी प्लस माइनस डेल्टा हो जाए, उसको दूसरे नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये छोटी छोटी 2 बातें बस। हो गई। एक छोटी सी बात करूं आप साथ में, अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। वेट करिए आप, मैंने बोला कि कोई सिस्टम है, बेटा इधर ध्यान देगा तो समझ में आएगा, तुम लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। कोई सिस्टम है वो इनवेरिएंट है अंडर स्पेस ट्रांसलेशन, क्या बोला मैंने, इनवेरिएंट है अंडर स्पेस ट्रांसलेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई सिस्टम है दैट इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन, ये एक ऑपरेशन है, ये स्पेस ट्रांसलेशन एक ऑपरेशन है, उससे क्या होता है एक्स की जगह एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन हो जाता है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं किसी सिस्टम पे और वो इनवेरिएंट रहे, इसका मतलब है सिस्टम, मतलब सिस्टम किससे डिनोट होता है आपका, यहां पे इस फॉर्मुलेशन में, जिस भी फॉर्मुलेशन में हम बात कर रहे हैं, सिस्टम किससे डिनोट होता है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में हम काम कर रहे हैं, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में सिस्टम किससे डिनोट होता है, दुश्मनों लैग्रेंजियन से कोई सिस्टम दिया होता है, तुम लैग्रेंजियन लिखते हो ना उसके लिए, अगर मुझे कोई लैग्रेंजियन दे दे तो मैं क्या सोचूंगा कि ऐसा सिस्टम है, सिस्टम किससे डिनोट हुआ, लैग्रेंजियन से। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
आप मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज लिख दिया मैंने, ये क्या सिस्टम को डिनोट कर रहा है? स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बोला कि नहीं बोला तुमने? बोला ना, क्यों बोला? क्योंकि लैग्रांजन को देख के समझ में आ रहा है किसका है। तो सिस्टम को कौन डिनोट कर रहा है? लैग्रांजन। सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन, दैट मीन्स एल इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन। ठीक है, एल स्पेस ट्रांसलेशन में इनवेरिएंट कब रह सकता है? एल ये जो लिखा हुआ है स्पेस ट्रांसलेशन में इनवेरिएंट कब रह सकता है? स्पेस ट्रांसलेशन का मतलब है एक्स की जगह एक्स प्लस माइनस अपसाइलन करने वाले हो तुम, कोई भी एक चूज कर लेते हैं, लेट प्लस अपसाइलन करने वाले हो। ठीक है, इनवेरिएंट रहे ये, इसका मतलब है एक्स की जगह एक्स प्लस अपसाइलन करने के बाद भी एक्स डॉट तो ऑब्वियसली एक्स डॉट ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस अपसाइलन है तो एक्स प्राइम का डॉट क्या हो जाएगा? एक्स डॉट ही आएगा, क्योंकि उस तो कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, एक्स प्राइम का डॉट का स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक्स प्राइम का स्क्वायर ये है। अब फर्दर उनको डालता हूं कि भाई वो जो भी है, तो ये एल प्राइम बन जाएगा। अगर ये एल प्राइम सेम आता, ये वाली टाइम तो ये चीज तो सेम हो गई, लेकिन यहां पे तो अब एक्स है तो इसकी जगह तो एक्स प्लस अपसाइलन रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अभी क्या सेम आया? एल प्राइम और एल के बराबर है क्या? नहीं है। कब सेम आता? मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, कब सेम आता? अगर ये एक्स उसमें नहीं होती, ये टर्म अगर नहीं होती ना लैग्रांजन में, तो सेम आता। टर्म नहीं होती मतलब एक्स नहीं होता, तो एक्स डॉट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं होता तो ये सेम आता। तो सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि, और कब रहेगा? अगर मैं सिंपल पूछूं तो अगर एक्स वहां हो ही नहीं, तो एक्स वहां हो ही नहीं तो कहां पे? लैग्रांजन में नहीं हो तो स्पेस क्या बोलते हैं, सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन है ना। लैग्रांजन में एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? कौन सा कोऑर्डिनेट? कोई खास कोऑर्डिनेट है एक्स? अगर लैग्रांजन में एक्स ना हो और वेलोसिटी हो तो ये कोऑर्डिनेट खास है। रात दुश्मनों साइकिलिक है, ये कोऑर्डिनेट खास है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, साइक्लिक, ये बात और ये बात कि एक्स साइक्लिक है, दोनों एक ही बात है। ये बात और तीसरी कि एक्स साइक्लिक है, ये तीनों एक ही बात है। नहीं आएगा समझ में? सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन, मतलब एल इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन। एल कब इनवेरिएंट रहेगा? जब एक्स हो ही नहीं, क्योंकि हुआ तो चाचा उसकी जगह ये लिखना ही पड़ेगा ना, फिर तो गंदा काम हो ही जाएगा, फिर तो इनवेरिएंट काम बचा। इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंज ना हो। ठीक है, तो फिर तो चेंज होगा यार, तो एक्स साइक्लिक हुआ तो ही ये सारा कार्यक्रम होएगा। ठीक है, एक्स साइक्लिक हो तो इसका मतलब क्या हुआ? पी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब मैं बात को घुमा के कह रहा हूं, इफ द सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस ट्रांसलेशन about for x coordinate, system is invariant under space translation of x coordinate, then px will be constant of motion। ये बात वही है जो पीछे हुई थी कि x साइक्लिक हो तो px कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ये बात वही है, लेकिन अब की बार घुमा के बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जाओ इंटरवल में जाओ, फिर इन चीजों का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये लैंग्वेज वगैरह लिखवाता हूं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी सिंपल है, अभी समझ में आ रही होगी। स्पेस ट्रांसलेशन पता है, फिर चीजें हो जाएंगी आराम से। ठीक है।